आज हम बात करेंगे प्राइजेस के बारे में। जो नॉर्मली लोग समझते हैं कि हाँ प्राइजेस एक नंबर होती है कि हाँ कैलकुलेट कर लो तो उस हिसाब से जो भी प्राइजेस बन रहा है उसको डाल के भेज देते हैं। बट नॉर्मली अगर किसी को लगता है ना कि यार ठीक है मैंने तो प्राइजेस भेज दी, उन्होंने प्राइजेस मांगा था मैंने प्राइजेस भेज दी और उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो देखो क्या होता है ना कि प्राइजेस कंपेयर कैसे करते हो कि कोई टी शर्ट लगी हुई है उसमें तो कोई और चीज़ें नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एमआरपी है और ये प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट के बीच में एमआरपी कंपेयर करोगे जो ठीक लगेगा वो लेके आओगे। मगर वो कम से कम आप छू के तो देख रहे हो कि हाँ इसमें थोड़ी तो फर्क दिख रहा है, मगर यहाँ पे तो छूने के लिए भी कुछ है नहीं, सिर्फ नंबर ही लिखे हुए हैं। तो आपको नंबर अगर जब लिख रहे हो ना तो नंबर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि यार आपकी सिर्फ नंबर ना आपकी औकात भी बताता है कि यार ठीक है ये प्रोडक्ट कितना दम रखता है। अभी काफ़ी सस्ते वाले प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में कि यार ये तो सिर्फ 200 रुपये का है। अगर 200 रुपये 300 रुपये अगर उसके कंपटीशन में 2000 रुपये में बिक रहा है ना तो एक जीरो के फ़र्क होती है। तो मतलब उसको ये मान के चलते हैं कि यार ये तो ठीक है ये प्रीमियम वाला है और ये फालतू सस्ता वाला है। तो नैनो की अगर आप कहानी सुनोगे ना तो मैं कोई इसी को कुछ नहीं कर रहा, किसी ब्रांड को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक नैनो की कॉन्सेप्ट अगर देखोगे ना कि टाटा की नैनो आई थी, उसको ना प्लेस ही ऐसा कर दिया कि सस्ती वाली गाड़ी। मगर ऐसा हो गया ना कि एक टाइम के बाद अगर किसी को लेने का मन भी है ना तो नहीं लेंगे, क्योंकि यार लोगों के हिसाब से क्या है ना वो सस्ती वाली गाड़ी है, जो ले रहा है वो भी सस्ता आदमी है, तो उस चक्कर में ना अच्छी वाली गाड़ी भी मार खा गई। मगर कंपेरेटिवली अब एमजी की गाड़ियाँ वगैरह आ चुके हैं जो बैटरी ऑपरेटेड है, छोटी कॉन्सेप्ट भी है गाड़ी के साइज भी उतने ज़्यादा फर्क नहीं है, वो तक भी उसी मॉडल पे, मगर उसको प्राइडली ले रहे हैं। तो उसमें प्राइजेस वाइज या चीज़ों की जो पोजीशंस होती है ना तो वो आपका औकात बता देगा क्या कि कितने प्राइस में आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी अच्छी है बुरी है या जो प्रोडक्ट आपके हैं अच्छे बुरे हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मगर जो प्राइस है ना अगर उसकी कीमत अगर देखते ही समझ में आ जाता है यार बहुत सस्ती वाली प्रोडक्ट है इसको तो कुछ पता नहीं होगा रहने दो, ये हो गया ना तो फिर बायर आपका फ़ोन उठाना छोड़ देगा, उससे कोई मतलब ही नहीं बनेगी। दूसरी, अगर आपने महंगे वाले लोगों को सस्ती वाली चीज़ें दिखाई वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, अगर सस्ते वाली चीज़ों को महंगी चीज़ बताई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपकी ऑडियंस क्लियर होना चाहिए किसको क्या बेच रहे हो। अगर बेचने में क्लियरिटी नहीं है कि किसको कुछ भी बेच रहे हो, सर मैं तो सर हल्दी तो सब खाते हैं, देखो भाई हल्दी तो सब खाते हैं वो तो मैं बात मान गया, मगर किस तरीके से खाते हैं सब, वो थैली से थोड़ी ना उठाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग किराने की दुकान में देखते हैं ना यार वो पूरी बोरी भर के रखते हैं पीपी बैग्स में, उसी से उठा के सबको खुले में बांट रहे हैं। अभी अमीर वाले वही हिसाब से लेंगे या गरीब वाले उसी हिसाब से लेंगे या क्या हिसाब होती है। तो बेचने के तरीके पैकेजिंग और हज़ार चीज़ें उसमें मायने रखते हैं कैसे दिखते हैं प्रोडक्ट। अगर आपने गलत प्रोडक्ट गलत लोगों के सामने रख दिया तो फिर नहीं बिकेगी, 100% गारंटीड है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ पे आती है कि आपने प्राइजेस डाल दी आपने पूरी ब्रेकअप दे दिया तो उसमें आपकी बेनिफिट रहेगी। अभी देखो काफ़ी बार क्या होता है ना कि लोगों की ना एक सिंपल सी प्राइस चला जाता है, सर मेरा ना पर केजी का ये प्राइस है, डॉलर पे कन्वर्ट करके ना इंडियन रुपीज़ पे डालते हैं, फिर डॉलर प्राइस डाल के सर मेरी ये प्राइस है डाल के भेज दी। अभी अगर आपको कॉन्फिडेंस होता ना कि यार मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा और प्राइजेस ओपनली अगर हम बता सकते हैं प्रोडक्ट की इतनी है, सर्टिफिकेशन का इतना है, बाकी सारी चीज़ें इतने इतने अलग, कम से कम हम लोगों ने सारी वैल्यूएशन अलग अलग से तरीके से दिखाई ना, तो आप मान के चलो कि वहाँ पे कहानी पता चल जाती है कि वो ना सस्ते में कंपेयर नहीं करेगा, वो अभी पैरामीटर्स पे कंपेयर करेगा। यार इसका बेस प्राइस कितनी है, इसकी सर्टिफिकेशन है, इसकी सर्टिफिकेशन तो इसने मेंशन ही नहीं करी। तो तब क्या होगा कि वो दूसरे पार्टी को अगर कंपेयर भी कर रहा है ना उसके पास जाके दोबारा पूछ लेगा कि भाई ये सारे डिटेल इस हिसाब से दे। तो ऐसे कोटेशंस आपके शिपिंग लाइन पे भी आती है। शिपिंग लाइन वाले आपको ना शिपिंग लाइन या फ्रेट फॉरवर्डर या सीएचसी जिनको भी आप जो भी बोलते हो वो लोग भी ऐसे प्राइस भेजते हैं, सर $1300 क्या क्या इंक्लूड है नहीं पता, ब्रेकअप क्या है नहीं पता, किसका क्या चार्ज लगेगा नहीं पता, क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है नहीं पता, सर आ जाओ फिर बाद में आपको धक्का देके पानी में गिरा देंगे। ये वाली चीज़ें ना बहुत गंदी लगती है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप आपके साथ जो नहीं होना चाहिए, अगर आपने किसी के साथ वही कर रहे हो तो फिर ठीक नहीं कर रहे हो ना। तो इसलिए आप प्रॉपर ब्रेकअप डाल के अगर उनको भेज दोगे तो वहाँ पे भी आपका बिजनेस बन जाएगा। तो कम से कम आप कॉन्फिडेंट हो इतना तो पता चल जाएगा। और कितनी सीरियसनेस है यार, बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आप कितने बिजनेस में कितना सीरियस हो ये भी आपके प्राइस से पता चलेगा। आपने हंकी डोरी जैसा कुछ भी डाल के भेज दिया, कोई प्राइजेस डाल दी जो वायबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता उतने में, अगर ऐसे वाले प्रोडक्ट डाल दिए तो फिर कोई क्यों सीरियसली लेगा आपको। इतना सस्ता भी नहीं होना चाहिए, इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए, सही लोगों के सामने सही प्राइस होनी चाहिए। और उसके से बाद अगर आपकी प्राइस देखते ही समझ में आ जाता है ये बंदे को कुछ नहीं पता, अनाड़ी है, तो फिर छोड़ ही देंगे ना। कोई आपको लगता होगा सस्ता दे दूंगा तो ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं, सस्ता देने से ऑर्डर नहीं मिलती, सस्ता देने से ना लोग गलत समझेंगे आपको, तो तब आपकी बिजनेस खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना। पहली गलती नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप रियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, एक होता है फ्लोरिंग प्राइस,
अभी क्या होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली प्राइसिंग कैलकुलेट कैसे करना है। तो क्या होता है एक्सपोर्ट में, जैसे डोमेस्टिक में करते हैं ना, यार 4 रुपये मुझे मिल रहे हैं, 2 रुपये डाल दो, 6 रुपये में बेच दो, या 8 रुपये बोल दो, 6 रुपये नेगोशिएट करके 6 रुपये में हम बेच देंगे। इतना आसान आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं होता है, स्पेशली आप जब मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो। रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें ऊपर ऊपर की है। नीचे से शुरू होता है, आपकी खुद की सैलरी नहीं ले रहे हो। सर मैं तो कुछ नहीं ले रहा। मैंने किसी से बात भी हुई थी मेरी कुछ दिनों पहले कि सर मैं तो कुछ नहीं ले रहा। अरे कुछ नहीं ले रहे हो ठीक है, मैं मान गया आप कुछ नहीं ले रहे हो, मगर क्या अगर आपकी जगह पे कोई आपके काम कर रहा होता तो वो भी कुछ नहीं लेता? खुद के लिए तो पे करोगे ना, वरना तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप बाहर के लिए फोकट में काम कर रहे हो। आज नहीं ले रहे हो, अपनी मजबूरी है, अपनी कंपनी है, तो सैलरी लेने की जरूरत नहीं है। मगर आपकी जगह किसी और को डालते तो वो नहीं लेता क्या? एक तो पहली वो चीज़ है। अगर आज आप नहीं ले रहे हो, कल भी नहीं लेना चाहते हो, परसों भी नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि देखो प्रॉफिट साल में एक बार आती है, सैलरी तो हर महीने आनी चाहिए, आपके भी खर्चे होंगे। ओनर होने के बाद भी आपको अपनी सैलरीज ड्रॉ करनी है, ये तो बेसिक रूल है। अगर नहीं लेना है उतने पैसे, अगर मैं 50,000 अपने लिए निकाल लूँ तो फिर कंपनी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उस हिसाब से आप ये मान के चलो कि री इन्वेस्ट कर दो, अपनी सैलरी री इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई भी स्टार्टिंग में हमने भी अपनी सैलरीज ड्रॉ नहीं करी है, तो भी हमारे हिसाब से क्या है ना कि सैलरी ड्रॉ मत करो, कम से कम इतना हिसाब में तो लगा सकते हो ना कि बायर को क्यों फुकट में दे रहे हो, कि कल जाके उसका पैसा कौन निकालेगा? आपके इन्वेस्टर्स हर बार पैसे थोड़ी ना निकाल के देंगे कि भाई तुमने इतने साल के लिए फुकट में काम किया तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे दे रहा हूँ। दिलदार तो कोई इन्वेस्टर नहीं होता, ठीक है। और दूसरी, इंटरेस्ट जब भी पेमेंट्स डिले होती है या आप क्रेडिट दे रहे हो, उसमें इंटरेस्ट कोई नहीं कैलकुलेट करता। यार रियल पैसे हैं, ये थोड़ी ना है कि हम लोग यहाँ पे मनी गेम खेल रहे हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि फेक मनीज है। ऐसे तो नहीं है, रियल मनी है, सच्ची पैसे हैं, बैंक से सही में कर्ज लिया हुआ है। तो वो सारे पैसों का तो हिसाब लगनी चाहिए, वो तक नहीं लगाते तो फिर वहाँ पे फंस जाओगे। फिर फॉरेक्स का रिस्क है, क्योंकि हमारी तो कोई इंडियन रुपीज़ में तो ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा। जो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कुछ कंट्रीज़ के साथ हम लोग कर भी सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग करते नहीं हैं, बिकॉज फॉरेक्स आएगा तो बेनिफिट अच्छी रहेगी एंड मोर वो थोड़ा वैल्यूबल भी रहेगा। अभी चलो ठीक है, ये कि फॉरेक्स का रिस्क आपने कैलकुलेट नहीं किया, चलो सर्टिफिकेशन उसका भी डाला है क्या? वो भी नहीं डाला। फिर जो बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, जैसे अभी मान के चलो कि जेबी एक्सपर्ट्स ने आपके लिए बिजनेस लेके आए, जेबी एक्सपर्ट्स को तो सैलरी पे मतलब फीस तो पे कर रहे हो ना, वो फीस कौन देगा? वो थोड़ी ना आप फ्री में बांट सकते हो, उसके भी खर्चे उसी में मिलने चाहिए। तो नॉर्मली शिपिंग बिल हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, ट्रेड पोर्टल्स हो गए, सैम्पल्स हो गए, कोई टूल्स ले रखी है वो सॉफ्टवेयर की हो गई सैम्पल्स, या उसके लिए अगर आपने मान के चलो 2 ऑर्डर तो आ गया, मगर ये 2 ऑर्डर मेरे घर बैठे बैठे नहीं आया, ये मुझे दुबई इवेंट जाना पड़ा, तब जाके वो इंक्वायरी जनरेट हुई। तो दुबई का खर्चा कौन डालेगा? कहाँ पे आएगी वो पैसे? तो आपको लगेगा यार कंटेनर का तो अच्छे रेट पे निकल दिया मैंने, मगर ये सारे खर्चे आपको निकाल के डालना पड़ेगा, वरना आपकी पूरी बिजनेस बैठ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ यार 2 ऑर्डर आ गया, ये प्रॉफिट पे है, वो प्रॉफिट पे है, मगर ओवरऑल जब आप बिजनेस देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। तो मेन गलती लोग क्या करते हैं ना, उनको अपनी फ्लोरिंग प्राइस ही नहीं पता। फ्लोरिंग का मतलब जो जमीन के नीचे है, राइट? जमीन के नीचे बोल रहे हो ना, आपके पैर के नीचे जो है, मतलब आप वहां तक जा सकते हो या वहां तक बैठ सकते हो या लेट सकते हो कि जमीन तक ही हो है, उससे नीचे तो खड्डा खोद के तो नहीं जाओगे, उससे तो फिर मर जाना बेहतर है, राइट? तो ये वही वाली प्राइस है कि फ्लोर हमारी मतलब का ये है कि जमीन का प्राइस है भाई, इससे नीचे तो नहीं जा सकता। इससे नीचे जाने का मतलब ये है कि खड्डा खोद के अपने ऊपर समाधि बना लो अपनी। तो वो वाली हिसाब है। तो देखो क्या होता है ना, जब आप फ्लोर के नीचे जाके काम करते हो, नॉर्मली क्या करते हैं ना, ये काफ़ी सारे आपको ग्रुप शिपमेंट वाले लोग मिलते हैं ना, ये फ्लोर के नीचे पे बेचते हैं। इनको नहीं पता होता कि मार्केट का प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है, वो भेज देते हैं, फिर बाद में जाके प्राइस चेक करते हैं कि यार यहाँ पे तो आपने 24 में लिया, वहाँ पे जाके 19 में बेच रहे हो, तो करीब करीब अच्छी खासी लॉस तो बैठ रहा है ना पर किलो के हिसाब से। और 1-2 कंटेनर आपने भेजे नहीं होंगे, 10 कंटेनर भेज गए होंगे, तो 10 कंटेनर बिक गया तो 5 रुपये पर केजी के लॉस के हिसाब से आपकी पूरी नेटवर्क देख लेना क्या लॉस पड़ी है, और उसी को ग्रुप में डिवाइड कर दो, तो ग्रुप शिपमेंट में नेट लॉस सबके सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें करने से अच्छा ना आपके फ्लोर प्राइस पहले पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितने में बिकने वाली है। अगर नहीं पता तो क्यों वो प्रोडक्ट कर रहे हो या उस मार्केट में क्यों बेच पा रहे हो कि यार ये तो प्राइस ही नहीं पता। अभी यहाँ पे भी मंडी से उठाओ, यहाँ पे भी रेट नहीं पता, वहाँ पे भी मंडी में बेचो, वहाँ पे भी रेट नहीं पता, तो क्या है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? धंधा कर रहे हो कि चैरिटी कर रहे हो? ये डिसाइड कर लेना, क्योंकि नॉर्मली लोगों को यही चीज़ों पे ही बिजनेस फंसती है। तो बड़ी ट्रैप कहाँ पे होती है? देखो फ्लोर प्राइस मेरे हिसाब से क्या है ना, 148 रुपीज़ पर केजी है, जो भी चीज़ आप बना लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली रियल फ्लोर का वैल्यू है 170 रुपीज़, क्योंकि 148 कैसे कैलकुलेट हुआ? ऊपर ऊपर से
कि मेरी रॉ मटेरियल कितने में मिली, ये कितने में मिला, वो कितने में मिला और इतने में बन गया, पैकेजिंग रेडी, मैंने 10% मेरी वो डाल दूंगा। मगर आपकी रियल फ्लोर वैल्यू, क्योंकि क्या होता है ना, एक होता है फिक्स्ड वाली, एक होता है वेरिएबल वाली। फिक्स क्या होता है, आपकी सैलरी फिक्स्ड है, घर का रेंट फिक्स्ड है, फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है, वेयरहाउस का रेंट फिक्स्ड है, लेबर फिक्स्ड है, मशीनरी डाल रखी है उसकी फिक्स्ड है, और आपकी बैंक को जो ईएमआई जा रही है वो भी फिक्स्ड है, या बैंक की जितने भी इंटरेस्ट पे करना है जो भी है। तो ये सब कुछ फिक्स्ड होने के बाद वो चीज़ें आप कहाँ डाल रहे हो, वो तो कहीं नहीं डाल रहे हो। आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि हाँ रॉ मटेरियल का इतना आया, मेरी लेबर का इतना लगेगा, पैकेजिंग का इतना लगेगा, प्रोसेसिंग का इतना लगेगा, हाँ डाल दो। अरे भैया बाकी चीज़ें तो जोड़ोगे, कुछ नहीं जोड़ रहे। तो नॉर्मली क्या होता है ना, इसके बीच वाला जो फर्क है ना, वहाँ पे आपने अच्छी खासी घाटा करवाई अपनी। तो फ्लोर प्राइस प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज हैं, वो प्रॉपरली आप समझ के कर लेना, वरना फिर बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। तो तीसरी गलती क्या करते हैं, लोगों को नहीं पता होता कि उनकी स्टेज कौन सी है। स्टेज का मतलब ये होता है तुम्हारी हिसाब किताब क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, राइट। तो अभी मेरी नई कंपनी है, अभी मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो मेरी इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमानी है। मेरी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि यार मुझे छोटी मार्जिन, कम से कम ये बिजनेस चल जाए, कि कल मैं किसी को बोलूँ कि यार धंधा चल रहा है, पैसे डालो भी धंधे में, क्योंकि इन्वेस्टर तो ऐसे ही आएंगे, ऐसे तो फुकट में तो कोई चल के नहीं आएगा। तो आपको छोटी मार्जिन में काम करना है। आपकी पहली, अगर आप यहाँ पे कुछ खरीद रहे हो ना, यहाँ पे अगर कमाना चाहते हो ना, यहाँ पे सिर्फ रेपुटेशन कमा सकते हो, बायर कमा सकते हो, ट्रांजैक्शन कमा सकते हो। इसके वजह से बैंक वाले आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई हमसे लोन ले लो, ये वाली चीज़ें कर लेना, इतने में हम लोग मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेगी। और काफ़ी सारे दिखते हैं ना कि यार ये क्या है, कोई मार्जिन ही नहीं है, तो इतनी छोटी मार्जिन में थोड़ी ना बिजनेस चलती है, या इतनी मार्जिन में थोड़ी ना लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। भाई जाके अमेजोन और फ्लिपकार्ट को देख लो, वो लोग आज भी लॉस में है, फिर भी उनके पास उनकी अगर आप वैल्यूएशन वगैरह देखोगे अच्छी खासी पड़ी हुई है, और लोग उसके भरोसे पे पैसे डाले रखे हैं। तो ये भी आप ही के पास वही है। अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम मार्जिन ले लो, बाकी लोग तो घाटे में धंधा चलाते हैं। कितने भी आपने शार्क टैंक में देखी होगी ना, उनके बिजनेस कितने प्रॉफिट में, कितने पानी में, ये हमें सबको पता है, कोई नई चीज़ की बात नहीं है। वो लोग जो पैसे देना चाहते हैं वो खुद अपने धंधे लॉस में चला रहे हैं। तो वही हिसाब है, हम लोग कम से कम मिनिमम प्रॉफिट तो रख के चलो, क्योंकि हम अपने पैसे डाल रहे हैं, तो हम पहले दिन से प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, और हमें आगे जाके प्रॉफिट कमानी है। आज हम लोग कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जीरो नहीं, फ्लोर प्राइस से नीचे तो जाना ही नहीं है। फ्लोर प्राइस इज अ बेस मिनिमम, उतना तो भाई जितना आ रहा है उतना जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो दिख रहा है ना, बायर्स मिल रहे हैं ना, तो भी ठीक है, मगर कभी भी उससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। क्यों अपने पैसे दे के क्लाइंट को बोलोगे कि भैया मेरे से खरीदो? अपने पैसे से अगर कुछ खर्चा करना ही है, अपने घर वालों के लिए करो, बाहर वालों के लिए क्यों कर रहे हो, जो कल आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं पता। और जैसे ही 2 रुपये कम हो गए वो बायर घूम जाता है। तो ऐसे वाले बायर्स को आप लोग बायर भी नहीं बोलते, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हो कि हाँ यार ठीक है मेरी 5 बायर आ गए, रेगुलर बिजनेस चल रही है, तब एक बार ग्रोथ स्टेज आ गई, आपका लग रहा है कि यार 5 से लेकर 25 तक मेरी अच्छी खासी बायर्स है और मेरी रेपुटेशन भी ठीक ठाक बन चुकी है, थोड़ी मार्जिन तब बढ़ा सकते हो कि यार मैं अभी पूरा सिस्टम बना चुका हूँ, ये वैल्यू एडिंग है, ये सर्विसेज है, ये चीज़ें हैं। शायद आप ये नहीं कर सकते कि ये पहली वाली जो 5 बायर है उसके लिए आप प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते शायद, या थोड़ी बहुत नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर वो मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो 5 को छोड़ो, आगे वाले जो 25 आएंगे उनके लिए पकड़ के रखो, उसमें भी काम आ सकता है। फिर उसके बाद जब आप एस्टेब्लिश बन जाओगे, जब लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश का मतलब ये है ना कि आप लोगों को नहीं ढूंढ रहे हो, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तब आप चुन सकते हो कि हाँ या ना, राइट। तो यही वाली बात है कि एक लड़के के सामने ना 5 लड़कियां हैं, तब किसी को भी चुन सकते हो। अभी ऐसा है कि यार मेरी उम्र भी निकल रही है और मुझे लड़की भी नहीं मिल रही, बदसूरत तो मैं इतना ही हूँ, तो कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती, तो उस हिसाब से तो आपको जो मिली वही ठीक है, राइट। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा हो जाएगा कि यार ठीक है भाई हम सुंदर सब टकाटक हो गया, यहाँ पे हम लोग किसी को चुन सकते हैं। ये वाली चीज़ों में आप हाँ या ना कर सकते हो। अभी फिलहाल के अगर बीच वाले हो, ग्रोथ स्टेज पे हो, हाँ ठीक है भाई 2 है उसमें से एक चुन लो, यहाँ पे 5-10 है तब वो दूसरा चुन लेना। ये आपके स्टेज, ग्रोथ ऑफ स्टेजेस है। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन पे आप क्या हो, देखो अभी आप उम्र भी निकल रही है, आप उतने कमाते भी नहीं हो ना, आपके पास कोई यूएसबी है, तो फिर कोई क्यों पसंद करेगा, राइट। तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन निकल जाता है। तो वो स्टेज पे हो तो पहले रेपुटेशन कमा लो। ये एज अ बिजनेस अगर आप देखोगे ना, तो मैं जनरली वेग एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर अब एक छोटी बिजनेस भी आप चला रहे हो ना, अभी यार मुझे ना धंधा प्रूव करना है, घर वालों को भी शक्ल दिखानी होती है ना, या घर वाले भी बहुत ताने मारते रहते हैं कि यार कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो उनके लिए भी तो बतानी है ना। चलो भाई 4 रुपये आ रहा है, 4 रुपये जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घर का तो कुछ नहीं खा रहे, धंधा तो चल ही रहा है, आज नहीं तो कल सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे भी बन जाएगी। ग्रोथ वाली तो ऑब्वियसली प्लान है,
ग्रोथ में तो हमें जाना है, जब ग्रोथ स्टेज पे चले जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी मार्जिन हाईलाइट कर लेना कि यहाँ पे थोड़ी कम मार्जिन है, 10% 5% आ रहा था, यहाँ पे 15-20 तक आप लेके जा सकते हो। आगे ग्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने में बेचना है। अगर अभी कारगिल जैसे कंपनीज हैं, मॉन्डलीज हैं, उनको थोड़ी ना आप जाके ये बोलोगे कि भाई ये तुम्हें इतने में बेचना है, उनको जितने में बेचना है उनको वो बेचेंगे। उसमें अगर वैरायटी निकाल के सब ग्रेड बेचना है सब ग्रेड बेचेंगे, सुपर प्राइम बेचनी है सुपर प्राइम बेचेंगे, अगर पूरी प्रीमियम गवर्नमेंट वाली बेचनी है तो गवर्नमेंट वाली बेचते हैं। तो वही कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट इतना ध्यान रखना कि गलती से भी फ्लोर प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चौथा मिस्टेक क्या होता है कि हमेशा लोग क्या करते हैं ना, अंदर से बाहर करते हैं। अंदर से बाहर का मतलब क्या होता है, इनसाइड आउट प्राइसिंग का मतलब ये होता है यार मुझे 10 रुपये में मिल रहा है, मैं 2 रुपये ऐड करके ना मैं 12 रुपये में बेचूंगा। मगर ये नहीं पता कि आगे कस्टमर आपको 50 रुपये देने के लिए तैयार है, तुम तो 12 में बेचने के लिए खड़े हो गए। तो हमेशा प्राइजेस आउटसाइड इन देखोगे ना, बाहर से अगर जो पैसे आ रहे हैं वो कितने में आ सकते हैं, अगर ये थोड़ी वैल्यूएशन अगर आप कर लोगे या इतनी भी थोड़ी समझ आ जाएगी कि कस्टमर देने के लिए कितना तैयार था और मैंने कितने में बेच दी, तो ये चीज़ें अगर आपको ढंग का पता चल जाता है तो उसके लिए आपकी बेनिफिट हो जाएगी। वरना फिर आप वो है कि यार टेबल पे पैसे छोड़ आया, हाथ में पैसे थे वो तो मैंने लिया नहीं, उसको छोड़ के आ गया, तो फिर वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात होती है कि देखो, एक तो कॉमन सेंस वाली बात है, दूसरा क्या है ना कि हिसाब लगाना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती है। अभी मैं बाकी लोगों से अलग कैसे हूँ यार, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं क्वालिटी का डॉक्यूमेंट्स है, फास्ट डिलीवरी में दे रहा हूँ, प्राइवेट लेबलिंग में कर रहा हूँ और सारी चीज़ें मेरे पास रेडी सेट है। तो इसका कोई इज्जत नहीं है क्या? या सिर्फ यही है कि यार बाकी वाला जो अगर वो लाला 2 रुपये में बेच रहा है, मैं लाला बन के मैं भी 2 रुपये में बेचूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आप ये देखोगे कि आपके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा मांग सकते हो। तो ऑर्गेनिक रहने के बाद भी आप क्लाइंट को ये नहीं बोलोगे कि आप ऑर्गेनिक दे रहे हो, तो वो कैसे प्राइस बढ़ाएगा? ये तो पोजिशनों वाली गड़बड़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पे कभी भी आप ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वैल्यू वर्सेस कॉस्ट अगर आप देखोगे ना, अगर आपने वैल्यू पोजिशन कर दी, यार बाकी लोग जो लोग कर रहे हैं वो करने दो, मुझे इसी हिसाब से और यही चीज़ मुझे बेचनी है, इतना दिमाग में डालो और ये बोलना कि यार मुझे ना वैल्यू दिख रही है, कॉस्ट नहीं दिख रहा। देखो वही बात है यार, सीधी सी अगर मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट में भी बोला था कि अगर आप ये देखते हो ना कि यार पत्थर में शिव दिखते हैं तो पत्थर नहीं दिखेगी। अगर शिव के जो शिवलिंग है तो उसमें आप पत्थर देख रहे हो तो फिर आपको पत्थर ही दिखने वाली है, तब शिव नहीं दिखते हैं। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप वैल्यू पे फोकस करोगे ना तो आपकी बिजनेस बन पाएगी। अगर आप कॉस्ट के पीछे भागोगे ना तो आपकी बिजनेस कभी नहीं बनेगी, क्योंकि कॉस्ट में अगर 2 रुपये अगर कल कोई और कम दे देगा तो आपका बायर उधर मुड़ जाएगा, उसका कोई इज्जत नहीं है, वो कोई बिजनेस ही नहीं बनेगी उससे। आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पे ही चलोगे उस टाइम पे। अभी भी काफ़ी सारे फैक्ट्रीज विजिट जब हम करते हैं ना, हमें ऐसा होता है कि रिसेंटली भी जो फैक्ट्री विजिट हुई है तो वहाँ पे भी वही चल रहा है कि कॉस्ट ही करेंगे, प्राइसिंग ही निकालेंगे, फ्लोर प्राइस भी नहीं दे रहे हैं, वही हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। आप कैसे भी करके वैल्यू पे अगर आप काम कर लोगे ना तो आपकी बिजनेस वहाँ पे बन ही जाएगा। वरना फिर कॉस्ट पे अगर आप फाइट करते रहोगे तो 4 दिन नहीं चलेगा, फिर बाद में लगेगा यार क्या ही कर रहे हैं, राइट। तो 5वां मिस्टेक यही होता है कि यार बेसिक क्या होता है ना, एक नंबर भेज दो और उम्मीद करो। अभी कभी भी आप मैकडोनल्ड्स या कहीं पे भी आप जाओगे ना, जो अच्छी खासी स्टोर्स है, जाने के लिए तो मैं नहीं बोल रहा, बट अगर जाते हो तो ना वहाँ पे हर साइज़ के होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज वाली कॉन्सेप्ट में। तो वहाँ पे प्राइसिंग आपको 3 तरीके के दिखते हैं। तो हमेशा जो टारगेट होता है ना वो मिडिल वाला होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो आपकी प्राइसिंग उसी लेयर पे होना चाहिए। अगर आपको ना प्राइसिंग रेफरेंस चाहिए होगा ना तो आप अलीबाबा के वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, अपनी जो भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हो वो जाके चेक करो, उनकी प्राइसिंग पे आना, वहाँ पे रहेगा 30 दिन का प्राइस ये रहेगा, अगर 20 क्वांटिटी ले रहे हो तो ये प्राइस है, 30 क्वांटिटी ले रहे हो तो ये प्राइस है, और उससे ज़्यादा भी एक रहेगा। अभी लोग क्या करते हैं ना कि यार क्वांटिटी तो मैंने तो 4 या 5 की सोची थी, मगर यहाँ पे 10 में बहुत अच्छी रेट मिल रही है, और 50 की रेट अलग है, 50 में तो और भी कम हो रहा है। बट प्रॉब्लम है ना, मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 5 भी नहीं चाहिए। मैं एक्चुअली 5 का हिसाब रख रहा था, मगर 10 तो ठीक है यार, इतना तो कर ही लेंगे। तो बीच वाला ही रास्ता हमेशा काम करता है, तो वो वाला आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लेयर्स है उसको देख लो कि आप समझ लेना कि प्रोडक्ट का, सर्टिफिकेट का, पैकेजिंग का क्या वैल्यू एडिंग कर सकते हो। उसके बाद जो भी प्राइजेस होती है आपकी, उसमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके आप उसको प्लान कर लोगे तो वहाँ पे भी कम बन जाएगा। और दूसरा, जब आप कोटेशन बेचते हो ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, नेगोशिएट सिर्फ इंडिया वाले नहीं करते हैं, दुनिया में सारे लोग नेगोशिएट करते हैं। अगर काफ़ी बार क्या होता है ना कि लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सर मैंने रेट तो बेस्ट दे दी आपको,
अरे भैया जो तुमने बेच दी ना, उसके बाद अगर नेगोशिएशन के लिए रूम नहीं है, वो उड़ के चला जाएगा। उसको कम से कम 1 रुपये तो कम करना ही करना है, या $1 कम करनी है, या सेंट में कम करना है, कुछ भी कम करना है। बट एक चीज़ें आप ध्यान रखो, क्योंकि मैंने नेगोशिएशन वहाँ पे करी है ना, $3.01 ऐसे चिल्लरों में, ये पहली वाली डेसिमल पे नहीं, दूसरी तीसरी वाली डेसिमल पे। तो ये भी प्रॉब्लम्स होती है कुछ बिजनेस में, इतनी स्ट्रिंज मार्जिन होती है, हर बंदा उसमें नेगोशिएट करता है। तो प्लीज़ अपने लिए कभी भी रूम रखना, वरना फिर बहुत बुरी हाल पे फंस जाओगे। कि फ्लोर प्राइस, सर मैंने पहली ही ऑफर में फ्लोर प्राइस दे दी, तो बड़े कमाल की काम करी यार तुमने। ऐसे अच्छा है कि तुम उसके नाम पे ही बिजनेस करके दे दो, पूरा नाम ही उसके मतलब पूरा कंपनी उसके नाम कर दो, तो छोड़ दो धंधा। तो क्यों कर रहे हो? पहली वाली में कौन फ्लोर प्राइस देता है? फ्लोर प्राइस वो होती है जो प्राइवेट होते हैं, वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, स्पेशली कस्टमर को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। कहीं पे मैंने देखा था एक एक्सेल शीट में कोई बंदा करता है, एक फैक्ट्री वाले ही थी, वो काफ़ी टाइम से बिजनेस में सफ़र कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे प्राइस लिस्ट भेजी ना, उन्होंने वहाँ पे ऊपर लिखा था फ्लोर प्राइस, और पूरी ट्रांजैक्शनल कोटेशन सब उसी एक्सेल शीट से ही निकल के आ रहा है, और पूरी एक्सेल फाइल भेज रहा है वो अकाउंटेंट वाला, या जो भी कोटेशन भेज रहा है। मैंने बोला सर ये ऐसे करोगे ना तो क्यों कोई ऊपर पैसे देगा आपको? आपके तो बाकी कंपनीज ये प्राइस पे बेच रही है और आप ये प्राइस पे बेच रहे हो, तो फ़र्क कहाँ है? क्योंकि कम से कम गधे पाल रखे हैं तुमने, तो इसी वजह से वो हो रहा है। तो पहले लोगों को चेंज करो। तो वही कॉन्सेप्ट आती है आपके लिए भी। अगर आप गधे हो या आपके पास गधों को पाल रखे हैं, तो फिर हो गया आपका काम। तो ध्यान रखियो, गधों की इंपॉर्टेंस होती है, मगर गधे की सोच वाले इंसान की कोई कीमत नहीं होती, इतना ध्यान रखना। पहले अगर आप कोटेशन भेज रहे हो तो ये 5 सवाल अपने लिए पूछ लेना कि भाई ये फ्लोर प्राइस एक्सेप्टेबल प्राइस है, मतलब मैं कम से कम इतने में तो बेच ही सकता हूँ ना। अगर नहीं है तो नहीं भेज पाओगे, मेल मत ही भेजना, कोटेशन भेजना ही मत। अगर ये स्टेज पे अगर आपको लगता है यार थोड़ी नेगोशिएशन के लिए है, मैं स्टेज 1 पे हूँ या स्टेज 2 पे हूँ, या ये स्टेज पे मेरे लिए ठीक है, स्टेज गलत मत चुन लेना कि मुझे लगता है मैं मिलियन हूँ, राइट, मेरे पास करोड़ों रुपए, जब है नहीं। तो वो स्टेज आप देख लेना कि कौन से स्टेज पे हो। कंपनी शुरू आज किया है तो ठीक है, उसी हिसाब से कर लो। अगर शुरुआत करके 2-3 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई है तो उस हिसाब से सोचो। अगर 50-100 करोड़ का कर रहे हो तो फिर ठीक है, वो कर लेना। मगर ऐसा कभी मत कर लेना कि यार 1 रुपये कमाया नहीं, 100 करोड़ का कंपनी का बता रहे हो, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो स्टेज अपनी प्रॉपरली रख लेना, लीड है, नेगोशिएशन है, क्लोजर है, इसके ऊपर सारे खर्चे हैं, तो ये प्रॉपरली आप देख लो कि कौन से स्टेज पे आप खड़े हो। तो इसमें पावर किसका है? बायर का है क्या सप्लायर का है? कितने लोग खड़े हैं? देखो, एक बंदे के सामने 5 लड़कियां खड़ी है तो बात अलग है। अगर एक लड़की के सामने 5 लड़के खड़े हैं तो हिसाब अलग है। तो डिमांड एंड सप्लाई का प्योर गेम चलती है। तो आपको उस हिसाब से देख के ना सारी चीज़ें संभलनी है, और उसी हिसाब से बिजनेस प्रॉपरली प्लान होता है। यहाँ पे पावर किसके पास है ये ध्यान रखो, ठीक है। कैपिटल वर्सेस प्राइस, कॉस्ट वर्सेस प्राइसिंग। यहाँ पे जब भी चीज़ें होती है ना तो एक बफर रखना, जो भी चीज़ें मैंने गलत बताया, फ्लोर प्राइस, उसके ऊपर अपना मार्जिन, और उसके ऊपर बफर। ये नहीं है, बफर नहीं है तो फिर प्रॉफिट कटेगा। अगर प्रॉफिट काटते काटते आपके फ्लोर तक पहुंच गया, अगर आपने कहीं पे भी गलतियां डाल रखी है फिक्स्ड और वेरिएबल्स की, वो अगर आपने हिसाब नहीं सही लगाया, तभी भी आपके पास गलत हो सकता है प्राइसिंग। तो जो मैंने बताया ना एग्जाम्पल में, 170 रुपीज़ मिलने वाला था, 148 रुपीज़ आपने डाल दी, तो आपको लगा कि फ्लोर प्राइसिंग है। तो फ्लोर प्राइसिंग में भी काफ़ी गलतियां हो जाती है, वहाँ पे आप बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी मतलब क्या कहते हैं ना, मुझे ना काफ़ी सारे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे तो 100 रुपये में बेचना है, मगर मुझे 200 लोगों को बेचनी है, राइट। तो अभी जब 200 लोगों के बारे में आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है 100 रुपये में बेचूंगा, 200 लोगों को बेचूंगा, तो इतना आ जाएगा। उससे अच्छा अगर आपकी सोच ये है कि नहीं यार मैं ना 2 लोगों को ही बेचूंगा मगर 100 रुपये में बेचूंगा, तो या 2000 में बेचूं या 3000 में बेचूं, जो भी प्रीमियम पैकेजिंग करनी होती है, इसकी स्कीमिंग बोलते हैं। ऊपर वाली जो मलाई वाली होती है ना, वो वाली बिजनेस। आप ना गधे जैसे सब जो सारे लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों से बात कर रहे हो जो रियली मैटर करते हैं। हाँ, जो लोग आपके प्राइजेस पे, आप जो बोलते हो वो प्राइस पे लेने के लिए तैयार है, और उसके लिए वैल्यू प्रूविंग भी आप कर सकते हो, तब ये चीज़ें आपके लिए काम करेगा। वरना आपका क्या होगा, एक तो ब्रॉड हो जाएगी कि सारे मतलब सर मैं ना दुनिया को सबको बेच दूंगा, ये वाली सोच है। नहीं सर, मुझे ना ये अगर प्राइस देंगे ना सिर्फ उनको मैं बेच पाऊंगा, बाकी लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों के सोच में ना आप कहाँ पे रुकते हो ये आपको जानना है। तो फिर ये सब जानकारी ठीक है तो फिर आप आगे उसको सेंड कर देना, उसको ऑफर भेज देना, वरना फिर वो ईमेल के बारे में सोच लेना कि कोटेशन कहाँ गलत हो रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है, थोड़ी बहुत क्या होता है ना कि सर
प्राइसिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं वगैरह वगैरह, तो देख लेना। अपनी एआई मॉडल्स भी काफ़ी सारे हैं, उसको यूज़ करके ट्राई कर लो वगैरह वगैरह। अपने एंड से जो भी करना है कर लो। अगर आप मेरे से जुड़ के काम करना चाहते हो तो हमारी ऑलरेडी प्लान चल रही है, जिसमें एवरी मंडे टू फ्राइडे 8 से हमारी काम शुरू होती है, 10 बजे तक हम बोलते हैं, कभी कभी 11-12 भी बज जाता है। तो अगर आपको काम सीखना है, काम करनी है, सारी चीज़ें सही तरीके से करना है, प्रॉपर फ्रेमवर्क रख के करना है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हो, तो फिर इन्वेस्ट करो, सीखो, 1 साल के लिए जुड़े हो, तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगा 1,18,000 प्लस 1 लाख प्लस 18% GST, सब 18% तो आपको वापस भी आ जाएगा। तो 1 लाख आप एक्चुअली ये पूरा 12 महीने के लिए पे कर रहे हो, और इसमें बायर का डेटा हो गया, बाकी सारी चीज़ें, सब चीज़ें इंक्लूडेड है। चाहिए तो मेरी टीम से भी आप कॉल करके बात कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें जानकारी चाहिए इसमें, और चीज़ें क्या क्या रहेगी वगैरह, तो आप एक काम कर सकते हो, ऑफिस के नंबर पे कॉल करके भी बात कर लो, या कंसल्टेशन डायरेक्टली बुक कर लेना। जो भी कंसल्टेशन आप पे करोगे वो बाद में जो भी प्लान पे आप मेरे से बात करने के बाद लगेगा कि सर ये प्लान मुझे चाहिए, तो वो प्लान पे जब आप अपग्रेड करोगे तो वो अमाउंट वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अगर वो भी करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ अगर यही है कि हाँ यार ये वीडियो ही काफ़ी है, ये इससे मेरी प्राइजेस और पैकेजिंग सही बन जाएगी, तो अच्छी बात है, पैसे बच जाएंगे। अगर आपको लगता है सर ना ये चीज़ें कभी नहीं सोची थी इसके बारे में, ऐसे तो काफ़ी कोई और बताता भी नहीं है, तो मुझे ना आपके साथ जुड़ के काम करना है, तो ऑफिस नंबर पे कॉल करो, प्लान ले लो। एवरीडे आपको 8 बजे से मैं रहूँगा, जो भी रहेगी सपोर्ट रहेगा, तो उससे काम करना शुरू करो। तो जब बिज़नेस बन जाएगी 1-2 महीने में आपकी पूरी सेटअप हो जाएगा, पूरा सिस्टम बन जाएगा, फिर उसके बाद में अपनी बिज़नेस टेक ऑफ कर लेना। अगर आपको कहीं पे लगता है कि हाँ यार सर यहाँ पे नहीं लगता, मुझे ऑफर नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, तो बात अलग है, ठीक है। तो अगर ऑफर नहीं कर सकते तो यूट्यूब तो खुला है, फ्री में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जो भी सवाल है आपकी, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, या अगर आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो अगर ये चीज़ें पता चल गई अभी तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो कभी ये मत बोलना कि कस्टमर ना कोटेशन देख के चला गया, नहीं, आपकी कोटेशन के हिसाब से उसने जज कर ली कि भाई तुम्हारी हैसियत में नहीं है, या तुम्हारी रेट्स उसके लिए पसंद नहीं है, या आपने बहुत सस्ते बेच दिए या बहुत महंगे बेच दिए, या ऐसा है कि आपको लगता है, उसको लगता है कि आपको अपना बिजनेस जानते ही नहीं हो, तो ये कुछ ना कुछ कारण की वजह से ही वो चला गया होगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि सर बायर तो ऐसे हैं जो जिनको मैंने कोटेशन दी थी वो फिर मुड़ा नहीं, तो कुछ ना कुछ कमियां कहीं ना कहीं तो रही होगी, तो वो फिक्स कर लो, फिर चल जाएगी बिजनेस। अगर नहीं फिक्स कर पाए तो हम बैठे हैं, हमारी मदद ले लीजिए। अगर मदद भी नहीं चाहिए तो फिर भगवान के भरोसे धंधा करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।